भारतीय सेना, वीर सेना हमारी लद्दाख की सीमाओं पर चीन को अपना पराक्रम दिखा रही है और बड़ी मजबूती से दिखा रही है। लगातार सेवानिवृत्त सैन्याधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों, सैटेलाइट की फोटोग्राफ्स के माध्यम से यह स्पष्ट, आप लोगों ने भी अपने चैनल्स पे, अपनी अखबारों में, अपनी वेबसाइट्स पर स्पष्ट किया कि किस तरह से अलग अलग बिंदुओं पर चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हमने यह भी देखा कि लद्दाख के स्थानीय नागरिक, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सभासद उग्रैन छोड़ो, लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि चीन हमारे इलाके में पीएलए के माध्यम से घुसपैठ कर रहा है। सेना अपना काम बखूबी, जैसा कि हर बार सेना ने किया है, चीन को और हमारे दुश्मन देशों को अपनी सीमाओं से बिल्कुल दूर रखने का जो काम मुस्तैदी से किया है, वो सेना कर रही है। सरकार का रवैया बड़ा हैरत अंगेज है, हैरान कर देने वाला है और चिंता का भी विषय है सरकार का रवैया। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री का यह कह देना कि हमारी सीमाओं में कोई घुसपैठ हुई नहीं, कोई आया ही नहीं, हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में आई ही नहीं, ये एक ऐसा वक्तव्य था जिसको चीन ने तुरंत इस्तेमाल किया। 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं लगाए, तुरंत इस वक्तव्य का सहारा लेते हुए चीन ने कहा कि देखिए, हम तो अपनी ही सीमा में है और गलवान हमारी सीमा में। पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी गलवान घाटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। ऐसे में मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं कुछ बातें पिछले हफ्तों में आपको मेरे साथी और मैं, हम लोग बार बार आके बताते रहे। ऐसे में विदेश मंत्रालय को भी एक बार नहीं अनेक बार प्रधानमंत्री की उस वक्तव्य से जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को कम करने के लिए बार बार विदेश मंत्रालय को भी लिखित में वक्तव्य देना पड़ा। यह भी रिपोर्ट सर्वविदित है कि पीपी 14 पॉइंट, पेंगोंग त्सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स का इलाका, फिंगर 4 और फिंगर 8 का इलाका, दौलत बेग ओल्डी रोड, डेप्सोंग सेक्टर, इन तमाम जगह चीन ने घुसपैठ के प्रयास किए हैं। ये बार बार रिपोर्ट्स हम सबके सामने आई थी। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चीन ने कभी घुसपैठ नहीं करने की कोशिश की थी, कोई विवाद नहीं। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए चीन का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की कंपनियों को न केवल भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिलता चला जाए, निरंतर वो निर्बाध गति से चल रहा है, अभी भी चल रहा हो, बल्कि सरकारी कंपनियां भी अपने ठेके और सरकार की तरफ से भी चीन को एक अलग तरह की प्राथमिकता दी जाए, वो प्रक्रिया पे कहीं कोई पूर्ण विराम, अर्धविराम न लगे, तो वो चिंता का विषय हो जाता है। हम मानते हैं, देखिए, मोदी जी के अच्छे संबंध हैं चीन से, मधुर संबंध हैं, आज के नहीं है, 2 दशक लगाए उन्होंने उन संबंधों को बनाने में। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है उनके संबंध रहे, कोई दिक्कत नहीं, देश को आपत्ति नहीं। हम यह भी जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए, स्वतंत्र प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए। ठीक है साहब, आप बनाइए, आप मुख्यमंत्री थे। यह भी सर्वविदित है कि पिछले 5 साल में अकेले गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश हुआ, एमओयूज हुए हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़े, गुजरात प्रदेश सरकार के आंकड़े अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क में 12,000 करोड़ और इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश के बारे में आपको वहां दिखाई देगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कास्मी, के साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक करारनामा धोलेरा के लिए किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाइना के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करारनामा कर रहे हैं, उसको जमीन दे रहे हैं धोलेरा में कि चाइना की कंपनियां आए
और धोलेरा में अपने उपक्रम लगाएं। सीमा पर घुसपैठ हो रही हो और प्रक्रिया चल रही हो निजी निवेश की भी गुजरात में, अभी पिछले 20 दिनों में भी निवेश किया जा रहा है चीन की कंपनियों द्वारा, प्रक्रिया पे कोई अर्धविराम पूर्ण विराम नहीं लग रहा। सार्वजनिक उपक्रम की जो हमारी कंपनियां हैं वो भी ठेके लगातार दे रही हैं चीन। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वो स्पष्ट करें कि एक तरफ तो चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, हिमाकत कर रहा हो, और दूसरी तरफ गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं, भारत में चीनी निवेश का केंद्र बिंदु बन गया हो। गुजरात has become the epicenter of Chinese investment in India. And Mr. Prime Minister, you hail from Gujarat. On the one hand, our brave army is pushing the Chinese PLA back from the Ladakh border. Our brave hearts are not bothering about their own lives. And on the other hand, PSUs continue to give tenders to Chinese companies. On the other hand, we see Gujarat becoming the hub of Chinese investments. We see that the process of Chinese investments in Gujarat continues. We also witness 3 major MOUs in the last 5 years involving 43,000 crores. One industrial park, the other is Dholera, the other is the smart city project and the textile park. 43,000 crores of MOUs in the last 5 years, fine. But in the last 20 days also, the process doesn't see any question mark, any comma, any full stop from the government. And the Prime Minister comes from Gujarat. Therefore, the questions will obviously be asked to the Prime Minister. He has a special fondness for China. Fair enough, we grant him that. We have no problem. He has invested in that relationship for 2 decades. We grant him that. Provided the country's borders remain safe, the country's economy remains safe and insulated from the bad influence of Chinese investment. We ask the Prime Minister, हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि क्या आपकी चीन समर्थन की जो नीति है उस पर कोई पुनर्विचार गुजरात सरकार, कोई कुछ उदाहरण मिलेंगे हमको आने वाले दिनों में कि गुजरात सरकार उस पर पुनर्विचार करती हुई दिखे? क्या ये जो करारनामा हुआ है चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से गुजरात सरकार का धोलेरा की जमीन को लेकर, इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, क्या वो करारनामा रद्द होगा? हम ये भी जानना चाहते हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि टैबियन इलेक्ट्रिक अपैरेटस, जिनजिंग कंपनी जिसके पीएलए से संबंध रहे हों, शिंगशान होल्डिंग ग्रुप, तमाम कंपनियां जिनको आपने विशेष स्थान दिया, विशेष दर्जा दिया गुजरात, क्या इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है? क्या आपकी नीति में कोई परिवर्तन है या नहीं है? जनता जो करना चाहती है कर रही है। जनता चीनी माल के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, अलग अलग ट्रेडर्स सेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी है, गुजरात से आप आते हैं, गुजरात केंद्र बिंदु है चीन की निवेश का, उस बाबत आप क्या कर रहे हैं ये देश जानना चाहता है। धोलेरा में आप चीन के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को स्थान देना चाहते हैं, उनको आप विशेषता देना चाहते हैं, उनको आप कई बेनिफिट्स देना चाहते हैं, वो भी ऐसे में जब देश का अपना एसएमई सेक्टर त्राही त्राही कर रहा हो। आपको चीन को जमीन देनी है, चीन के साथ करारनामे करने हैं, किसके लिए? चीन के एसएमईज के लिए, नॉट इंडियन एसएमईज बाय द वे। ये प्रश्न बहुत जायज है और अब ज्यादा जायज हो गया है। ऐसे में जब आपके अपने वक्तव्यों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जब आप चीन को क्लीन चिट देते हुए सुनाई देते हैं, जब उस क्लीन चिट का चीन सहारा लेता है पूरे विश्व में, ऐसे में ये प्रश्न और ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने यह भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा, आप सबने भी देखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स 777 लगातार दिन में कई बार पिछले 3 महीनों में चीन जा रही थी, चीन के अलग अलग शहरों में जा रही थी,
पैसेंजर ट्रैफिक तो वंदे भारत के अलावा और नहीं है, और ये वंदे भारत की तो फ्लाइट्स नहीं है। तो आप अभी भी अपने पूरा ट्रेड लिंक्स जो आपने बनाए हैं, स्थापित किए हैं चाइना के साथ, वो आपके बिल्कुल बदस्तूर जारी हैं। सीमा पर फौज वीरता दिखाए और यहां आप व्यापार भी कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है। कई राज्यों ने, महाराष्ट्र भी है उनमें से एक, गुजरात का पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, अपने करारनामे रद्द किए हैं चीन के साथ। गुजरात ने क्या किया, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन को ठेके दे रहे हैं। क्या उन ठेकों पर पूर्ण विराम लगेगा, उनको रद्द किया जाएगा? क्या उस प्रक्रिया को रोका जाएगा? दबाव बनाने के तो कई रास्ते होते हैं। क्या ये इन रास्तों पर, ये इनमें से कोई भी रास्ता गुजरात से होता हुआ नहीं जाता? हम आपसे यह जानना चाहते हैं। There are various methods of applying pressure on a hostile nation. When Gujarat has witnessed a record investment from China, thanks to Mr. Modi's affinity with China, friendship with China, now is the time to use that pressure. We've witnessed Air India flights have continued flying between India, various Indian cities, Mumbai and Delhi in particular, and Chinese cities. Obviously, they were not the Vande Bharat flights we are talking about. We are talking about 777 large flights. So if everything is business as usual, we have to ask you this question. There cannot be business as usual with a country with which our brave hearts are sacrificing their lives, fighting and pushing them back into their territory. These are questions that the Prime Minister must come out and respond to. Thank you. Thank you, Pawanji. Please ask your question. Please indicate. Anandji, yeah, please go. Ji, Anandji. Anandji, पूछिए. Yeah, now I've been allowed. So basically, Khera sir, my question pertains to the BJP charges about Rahul Gandhi not attending the Parliament Standing Committees on Defence, of which he's a member since last year. 11 meetings he's not attended, and also he didn't even take part in the delegation of the Standing Committee which visited the eastern sector in Arunachal to take stock of the situation over growing Chinese incursions. So what is the party's stand on this? What has the party got to say on this? In the last 3.5 months, Anand, I ask you to tell me how many meetings of this defense committee took place. Last 3.5 months, they don't hold meetings. Let's assume for a moment that if Rahul Gandhi had attended these meetings, if the meetings were held also, China would have been pushed back. The entire Congress party is willing to sit in the parliament attending the meeting. Whether you call the meeting or not, we'll sit there if that helps. Now, why resort to such cheap distractions? The fact of the matter is, there are 6 or 7 points on the Ladakh border where China is making incursions. The fact of the matter is, we lost 20 of our brave hearts fighting them. The fact and the painful fact of the matter is that the Prime Minister forgot those sacrifices and gave a clean chit to China saying that nobody entered our territory. Now, these facts don't change just because you want these distractions to change these facts. These facts will remain. The fact that China used your clean chit across the globe saying, look, we are in our territory, and then in the same breath, China also says that Galwan Valley is our territory. The fact remains that the External Affairs Ministry had to contradict and expose the lies of the Prime Minister of India. Unprecedented, by the way. These facts won't change just because somebody sitting there wants to leak some silly distraction. How is it relevant? How is Rahul Gandhi not attending a select committee meeting, which by the way has not taken place in the last 3.5 months? Critical 3.5 months, entire world, all parliamentary functions
through video conferencing are working, but India is an exception because the Prime Minister does not really respect the parliament as much as his predecessors used to. So are you saying the BJP is rattled by the continuous questioning by Rahul Gandhi to the Prime Minister over what is happening in China, and that is why they're coming up with such allegations and charges? The BJP is rattled because its flimsy foreign policy, individual-centric, I, me, myself foreign policy stands exposed. The BJP is rattled because beyond a point, headline management doesn't work. And now they are realizing that. They still resort to headline management. Arey, Rahul Gandhi wahan nahi gaye, yahan nahi aaye. These are just cheap stunts to manage headlines. You can do it only to a point, beyond which people do start asking you tough questions on the economy, questions on unemployment, questions on border security, questions on failed economic foreign policy, questions on a lot of your failures. And there are a plethora of your failures, and you will be questioned. So instead of responding to the questions asked by Rahul Gandhi, whether it's on corona, whether it's on foreign policy, whether it's on border security, you resort to attacking the person who is asking you the questions. There are two ways of responding to a question. You respond to the question, give a proper answer based on facts, or you attack the person asking the question. BJP, alas, in the last 6 years, has resorted to the latter. राहुल गांधी क्वेश्चन पूछ रहा है, राहुल गांधी पर हमला बोल दो. अरे साहब, राहुल गांधी पर हमला बोलने से चीन थोड़ा पीछे हटेगा. चीन पर हमला बोलिए ना, चीन को पीछे करिए ना. तो जो आपको अटैक कर रहा है, जो आपकी सीमा में घुस रहा है, हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं साहब ये क्या हो रहा है. सेम विद कोरोना. राहुल गांधी वुड आस्क क्वेश्चंस बेस्ड इन फैक्ट्स, expecting that there would be a response based in facts. No, the response would be from his great-grandfather, some strange distractions every minute. Someone called Hiren Joshi sitting up there, who runs the WhatsApp University, keeps sending WhatsApps to all the journalists, trying to plant stuff, trying to distract attention. No, how long will you succeed in distracting? जब पेट किसी का खाली होगा देश में, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ही देखेगा साहब. तब तो पूछेगा ना साहब कि भैया जब मनमोहन सिंह जी थे तब जीडीपी ये थी, तब मेरे पास जेब में कुछ पैसा बचता था, मुझे 2 वक्त का खाना मिलता था, मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है. Now these are questions that need clear answers. मेरा इसी पे एक सप्लीमेंट्री है. जी. एक तो आप इसको हिंदी में बता दीजिएगा. दूसरा ये है कि जब ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी रक्षा मामलों के संसदीय समिति की बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उनकी सिंसियरिटी पे सवाल उठा रही होती है, और ये जताने की कोशिश कर रही होती है कि वो जो है वो एक सिंसियर पॉलिटिशियन नहीं है, वेल इन्फॉर्म नहीं है, क्योंकि इस तरह की समितियों की बैठक में बहुत तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है. तो इस सिंसियरिटी से जुड़े सवाल पे आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी, आपने तो ये तो कह दिया कि राहुल गांधी नहीं बैठे बैठक में, तो इसका मतलब है कि चीन अपनी हरकत नहीं करेगा, लेकिन अगर राहुल गांधी बैठते तो एक सिंसियरिटी समझ में आती. उमाशंकर जी, ऐसी बैठकों में महत्वपूर्ण एजेंडा होता है, चर्चा होती है महत्वपूर्ण मुद्दों पर, इसमें कोई संशय नहीं है किसी को. हम ये जानना चाहते हैं ऐसे वक्त में जब चीन हमारी सीमाओं पर घुसपैठ कर रहा हो, एक जगह से नहीं 6-6 स्थानों से 7-7 स्थानों से कर रहा हो, और तमाम प्रश्न पूरा विश्व जिनका उत्तर जानना चाहता हो, पूरा देश जिनका उत्तर जानना चाहता हो, ऐसे में आपने इन कमिटीज की मीटिंग्स बुलाई क्या? अचानक किसी ने आपको बता दिया, सरकार में संसद के किसी ने, कि भाई राहुल गांधी ने ये फला मीटिंग अटेंड नहीं की, तो वो मीटिंग के बारे में अब ये चर्चा कर रहे हैं, वो मीटिंग बुलाते क्यों नहीं? हम तो ये पूछ रहे हैं. 3.5 महीनों में तो ज्यादा महत्वपूर्ण था उस बैठक का बुलाना, क्यों नहीं बुलाया आपने? तो इस सरकार का, क्योंकि आपने मुझे कहा हिंदी में भी बताने का, तो इस सरकार की एक आदत रही है, पिछले 6 सालों से हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, कि जब भी कोई कठिन प्रश्न इनसे पूछा जाए, वो बेरोजगारी के बाबत हो, वो कोरोना के बाबत हो, वो हमारे मजदूर भाई जो पैदल चल रहे थे उनके बाबत हो, सीमा सुरक्षा के बाबत हो, विदेश नीति के बाबत हो, अर्थव्यवस्था के बाबत हो, तमाम प्रश्न एक ही उत्तर होता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है उस पर हमला बोलो. वो मीडिया कर्मी हो तो उस पर अलग तरीके से हमला, पूरी ट्रोल आर्मी हमला करेगी.
वो राहुल गांधी हो तो फिर तो नेहरू जी से शुरू करके हमला शुरू हो जाएगा। अरे साहब, देश आपसे प्रश्न पूछ रहा है और देश के प्रश्न, राहुल गांधी विपक्ष का एक नेता है, वो उस देश के प्रश्न को आपके सामने ला रहा हो तो आप एक जिम्मेदार सरकार चलाने वाले जिम्मेदार लोग बनिए, उत्तर दीजिए, तथ्यात्मक उत्तर दीजिए तथ्यात्मक प्रश्नों का। ये यहां वहां बार बार हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास क्यों हो रहा है? आपकी विदेश नीति इवेंट मैनेजमेंट का शिकार हो गई, सबने देख लिया। आपकी राजनीति और आपकी सरकार चलाने का तरीका हेडलाइन मैनेजमेंट का शिकार हो रहा है। सरकारें हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं चलती, हेडलाइन मैनेजमेंट से तो अब राजनीति भी नहीं चलती, क्योंकि समझदार है मीडिया कर्मी, कोई मूर्ख नहीं होता। तो इस सरकार को अब अपनी टैक्टिक्स बदलनी चाहिए। ये टैक्टिक्स अब पुरानी हो गई, अब लोगों को समझ में आ गया है। जिसके पास मनमोहन सिंह जी के वक्त नौकरी थी, जेब में पैसे थे, 2 वक्त का भोजन मिलता था, उसको आप कितना डिस्ट्रैक्ट कर दोगे आज? न जब उसकी जेब में पैसे हैं, न उसको 2 वक्त का रोटी मिल रही है, न उसके पास नौकरी है, आप उसको कितना हेडलाइन मैनेजमेंट कर देंगे? ये बात इस सरकार को समझनी चाहिए कि हेडलाइन मैनेजमेंट की एक सीमा होती है। वो सीमा बहुत दिनों से पहले पार हो चुकी है। अब कुछ नया करना चाहिए और हमारी सलाह इस सरकार को ये है कि कोई नया टैक्टिक न लाएं, तथ्यों पर उत्तर दें। तथ्यों के प्रश्न हैं, तथ्यों के ही उत्तर होने चाहिए। धन्यवाद पवन जी। 4-5 सवाल ऑलरेडी आ गए हैं। रिक्वेस्ट है सिद्धार्थ के बाद सैयद के बाद प्रीति। सिद्धार्थ सवाल पूछिए एनआई से। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धार्थ भाई। सर मेरा सवाल ये है कि अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि चीनी सेना लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि मैंने कहा, हमारी पराक्रमी सेना के सामने वो टिक भी नहीं पाते। हमें गर्व है इस सेना पर जिसका शौर्य देखकर चीनी सेना पीछे हट गई। हम प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक के पश्चात वक्तव्य दिया था, क्या उस वक्तव्य को वापस लेंगे? आकर देश से माफी मांगेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने ये गलत बयानी कर दी? अब अगर पीछे हट रहे हैं तो ये तो साबित हुआ ना कि आए थे। तो जो आए थे तभी ना पीछे हट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा कि कोई आया ही नहीं? इस बात को हम बार बार इसलिए दोहराते हैं सिद्धार्थ जी, क्योंकि इस बात को चीन ने अपने लिए क्लीन चिट की तरह इस्तेमाल किया। इससे हमारे जो कूटनीतिक मेहनत थी पूरे विश्व में, उसको चोट पहुंची, उसको आघात पहुंचा। इसलिए प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति जब गलत बयानी करता है, वो भी इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर गलत बयानी करता है, तो वो बहुत गंभीर विषय हो जाता है। उस पर चिंता सबको करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुख से निकला हर शब्द पूरा विश्व सुनता है और उस हर शब्द का विश्लेषण होता है, और उस विश्लेषण में जो निकल कर आता है उससे तमाम देश अपना अपना रुख तय करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे वो सेना का भी अपमान थे। इस देश के वो तमाम लोग जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो मजबूती से अपना निडरता से अपनी बात रख रहे थे कि साहब चीन घुस कर आया है, घुसपैठ कर रहा है, उन सब का भी अपमान। ऐसे में आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को स्वयं बाहर आकर बोलना चाहिए कि कितना किलोमीटर पीछे गई, कहां तक सेना चीन की आई थी और अब कितना पीछे हटी है, और अभी भी कितने इलाके पे काबिज है। वो इलाका अलग अलग 7 बिंदु हैं तमाम, वो डेप्सांग हो, वो लेक का इलाका हो, वो हॉट स्प्रिंग्स का इलाका हो, वो डीबीओ रोड का इलाका हो, गलवान वैली का इलाका हो, वो तमाम इलाकों के बारे में स्पष्ट तौर पे देश को बताएं कि इतने किलोमीटर आए थे, हमारी वीर सेना ने इतने किलोमीटर पीछे उन्हें धकेल दिया है और अभी कितने किलोमीटर पे हैं या कितने इलाके में हैं। ये बात सोर्स बेस्ड ना होकर अधिकृत, और अधिकृत में भी हमें भरोसा रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की जुबान पर जरूर रहेगा। आकर पहले प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि पिछली बार उनसे गलत बयानी हो गई थी, असली स्थिति ये है वस्तु स्थिति।
अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटी कि हम इतना करीब आ गए हैं या हमने स्टेटस को एंटी हमें प्राप्त हो चुका है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी को आकर देश के साथ साझा करनी चाहिए ताकि कहीं भी शक और संशय की कोई स्थान न रह जाए। Sir, can you please repeat it in English also, sir? Our brave army has been trying to push the Chinese PLA back, and we are very happy to see these reports that we have succeeded. We are proud of our army. We never had any doubt about the ability of our army to do that. They have done that in the past, on several occasions in the past, whether it was Pakistan, whether it was China. Our army doesn't need anybody's certificate. What we are worried about, however, is the Prime Minister's comments that he made after the all-party meeting, in which he said no one has entered our territory or occupied any of our posts. That statement, unfortunately, within a matter of 2 hours, was used by the Chinese government as a clean chit by the Indian Prime Minister. In the same breath, the Chinese government, the statement by the Chinese government also said that Galwan Valley was theirs. It belonged to them. Now that is unfortunate that a Prime Minister, somebody as tall in stature as the Prime Minister, utters these words, which immediately get lapped up by China and get used by China as a clean chit to China. The entire world was watching. The Prime Minister should today use this opportunity, come out and address the nation, take the country into confidence, apologize to the country that, yes, I went wrong, I misled you, or maybe he wants to use some other words, that I was incorrect in my assessment. But today, as we talk, the Chinese have withdrawn by X kilometers. How much of our territory is still under their occupation? All the 6-7 points that we have been reading about, he should come and take the country into confidence and clarify not just his past statement, which was unfortunate, but also how much of our territory is still under their occupation and how far had they come in, and now how much have they withdrawn. These are issues that will only find a lot of merit when the Prime Minister or the Raksha Mantri both come and clarify once for all what is the situation on the Ladakh border. Thank you. Syed from INS. Syed ji, are you there? Yes, मेरा क्वेश्चन हो गया है. हो गया है, ठीक है. हाँ भैया, मेरा है. प्रीति, आप सवाल पूछे. हाँ सर, हालांकि मेरे भी सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन इसी से संबंधित इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे दिया. एक यूपी की घटना है विकास दुबे की, जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से सुर्खियों में है. आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ इनकी करीबियां थी, ये जाहिर होता है. और यूपी में अभी तक भी देखिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि फोर्स लगातार लगी हुई है, के ऊपर इनाम भी रख दिया गया. बावजूद इन तमाम कोशिशों के ना तो इन्हें पकड़ा जा सका, और उल्टे एक लेटर और वायरल हुआ है जिसमें कहा गया कि पहले ही आशंका जताई गई थी कि किस नेचर का क्रिमिनल है और कितना खतरा पैदा हो सकता है. तो क्या हम ये माने कि यूपी की तमाम चीजों की एक अनदेखी हुई और बीजेपी के नेताओं के साथ इनकी प्रॉक्सिमिटी और बाकी तमाम चीजें जो सामने आई हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यूपी में कानून व्यवस्था पिछले 2-3 सालों से सुर्खियों में रही. कभी अपराधियों द्वारा पुलिस पर हमला पहले भी हुआ. इस बार तो बहुत ही कमाल हुआ कि इतना दुखदाई पीड़ादायक घटना पहली बार देखी इस देश ने कि 8 पुलिसकर्मी और अपराधी अभी भी फरार. बार बार मीडिया की मार्फत ये मालूम पड़ रहा है कि कैसे इस अपराधी के संबंध, बड़े घनिष्ठ संबंध, सत्ता में ना केवल लखनऊ में बल्कि दिल्ली में भी सत्ता पे काबिज जो शीर्षस्थ लोग हैं उनके साथ भी है. उनकी फोटो हमने कई लोगों के साथ देखी, गृह मंत्री के साथ देखी, मुख्यमंत्री के साथ देखी, कईयों के साथ देखी. फोटो चलो एक बात होती है, उसके घनिष्ठ संबंध इस बात से जाहिर होते हैं कि उस गांव में पहले लाइट बंद कर दी जाती है, पूरी उसकी सहायता की जा रही है. तो सिस्टम के भीतर बैठे हुए लोग जब तक एक अपराधी की सहायता नहीं करते
तब तक उस अपराधी का इस तरह से भाग जाना, इस तरह से दबंगई दिखाना, पुलिस पर हमला बोलना संभव नहीं होता। इसमें बहुत ही गंभीर जांच का विषय है कि कहां तक उसके संपर्क हैं। जो कल उसका एक सहयोगी का एनकाउंटर हुआ, उसमें जो उस गाड़ी पर जो एक संगठन का नाम लिखा हुआ था, क्या उस संगठन से उनके कितने गहरे संबंध हैं, यह भी बात बाहर आनी चाहिए। बात संगठन सत्ता में हो इसका अर्थ ये नहीं है कि कानून उसके हाथ में हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपराधियों का राज हो जाता है। राज फिर भी कानून का ही होगा, रूल ऑफ लॉ फिर भी रहेगा। राजधर्म की अपेक्षा करना, हमें तो इस बात का अफसोस है कि प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजधर्म पर कोई उपदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह उपदेश जब उन्हें दिया गया था अटल जी द्वारा तो उन्होंने भी नहीं माना था। तो अब इस पर हम कौन राजधर्म का उपदेश किसको देगा और कौन मानेगा, नैतिक एक स्थान होना चाहिए। आपके पास भी एक मॉरल स्टैंडिंग होनी चाहिए किसी को राजधर्म का उपदेश देने की। वो मॉरल स्टैंडिंग अफसोस का विषय है कि इस सरकार में बैठे ज्यादा लोगों में दिखती नहीं है। ऐसे में यूपी का आम नागरिक अपने आप को बहुत ज्यादा भयावह महसूस करता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लाल आंख दिखाई जाती है तो सिर्फ उनको जो सरकार के खिलाफ प्रश्न उठाते हैं या आंदोलन करते हैं, उन पर केस भी हो जाता है, उन पर FIR भी हो जाती है, उनको तुरंत गिरफ्तार भी कर दिया जाता है, उनके साथ सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो असली अपराधी हैं, जिनको पूरा प्राश्रय प्राप्त है, लखनऊ का भी और दिल्ली का भी, वो सरेआम पुलिस वालों की हत्या करके लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सरकारी गाड़ियां भी उनके घर में दिखी हैं, सरकारी नंबर प्लेट्स की गाड़ियां उनके घर में घूम रही हैं। तो ऐसे में भागना भी बड़ा आसान है। इन तमाम विषयों पे आप सोचेंगे कि हम बोलेंगे कोई मांग करें, हमको ये नहीं समझ में आ रहा किससे मांग करें। प्राश्रय तो दिल्ली तक दे रहा था इस अपराधी को, तो न तो हम राजधर्म की अपेक्षा करते हैं, न हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली कुछ लखनऊ से करवा पाएगा, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ मिले हुए हैं। धन्यवाद। रमन जी न्यूज़ 24 से। पवन जी, एक अभी MEA की तरफ से बयान आया है कि कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री की तरफ से बातचीत हुई और चीन की सेना ने अपनी जगह से पीछे हटने का फैसला किया और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी हुआ कि बातचीत काफी अच्छी रही। लेकिन एक सवाल ये है कि चीन के विदेश मंत्री से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बात करते हैं, लेकिन कहीं भी भारत के विदेश मंत्री का जिक्र नहीं आता, ऐसा क्यों? ये प्रश्न हमने इस सरकार से पूछना बहुत पहले बंद कर, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे भी रक्षा मंत्री जवाब देते थे, रक्षा विभाग राफेल पे बात होती थी तो वित्त मंत्री जवाब देते थे। तो इस सरकार में कुछ समझ में, मंत्रियों को ही नहीं समझ में आता कि वो वाकई मंत्री हैं या नहीं। अरे जिस पार्टी के अध्यक्ष को अपने आप को रोज याद दिलाना पड़ता है कि अध्यक्ष मैं हूं, अमित शाह नहीं है, ऐसे में मजाक का विषय तो अलग है, ये गंभीर मुद्दे हैं। सीमा सुरक्षा, हमारे विदेश विभाग, हमारी विदेश नीति, ये तमाम जो मुद्दे हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस पर एक क्लियर लाइन होनी चाहिए, हमेशा रही है, कौन किससे चर्चा करेगा। लेकिन यहां इस सरकार में यह स्पष्टता नहीं है। ये दो व्यक्तियों की सरकार है। अब इन दो व्यक्तियों को जो समझ में आ जाए जिस दिन कि आज इस मुद्दे पर हम इसको भेजेंगे बात करने, वो कोई भी हो सकता है। तो सिस्टम जो होना चाहिए, जिस सिस्टम को पूरा विश्व सम्मान करता है, क्योंकि सिस्टम से ही सरकारें चलती हैं। गवर्नमेंट्स रन ऑन सिस्टम्स, नॉट ऑन whims. Nothing runs on whims. Even organizations don't run on whims. लेकिन इस सरकार का कुछ समझ में नहीं आता। दो लोग जो तय कर लेते हैं वो होता है। तो उसमें कभी कभी राजनाथ सिंह जी को भी लगता होगा कि कहां फंस गए, ही इज अ मिनिस्टर विदाउट वर्क। निर्मला सीतारमन जी, जब अर्थव्यवस्था पर हमले झेलने होते हैं बेचारी, सामने कर दिया जाता है। वही हाल हमारे जयशंकर साहब का है। जब विदेश नीति पे आगे आगे शक्ल दिखानी होती है तो एक व्यक्ति दिखता है, और जब
उससे काम नहीं चल रहा होता, विदेश नीति में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, हमारे संबंधों में कुछ खराबी आ जाती है, तो विदेश मंत्री को आगे कर दिया जाता है। जब वहां भी काम नहीं चलता, नहीं चलेगा, क्योंकि आपने उस वक्त तो व्यक्तिवादी बना दिया अपनी विदेश नीति को, जहां आपको बाहर जाकर डायस्पोरा इवेंट्स करने हो, बड़े बड़े तालियां बटोरनी हो, झूले झूलने हो, चाय की चुस्कियां लेनी हो, बिना एजेंडा की यात्राएं करनी हो, उसमें मोदी जी स्वयं आगे होते हैं। ऐसे में उम्मीद करना कि विदेश मंत्री फिर कुछ डिलीवर कर पाएंगे, तो मुझे लगता है वो उम्मीद भी गलत है। फिर आनंद फानंद में अजीत डोभाल जी आ जाते हैं। अजीत डोभाल जी की एक संस्था है, विवेकानंद फाउंडेशन है, उसके भी संबंध है चीन से। तो इस सरकार में ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 सब इंटरचेंजेबल है। जो नॉर्मली ट्रैक 2, ट्रैक 3 होता है, वो इस सरकार में कई बार ट्रैक 1 में दिखेगा आपको। तो अचानक किसी दिन आपको दिखे कि राम माधव जी चर्चा करने चले गए चीन, ये हमने 2009 में भी देखा, 11 में भी देखा, जबकि इनकी सरकार भी नहीं थी और आरएसएस राजनीतिक दल भी नहीं था, तब भी अरुणाचल प्रदेश के विषय में चीन में चर्चा करने चले गए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। तो इस सरकार में और इस पार्टी में सब कुछ संभव है। जो संभव नहीं है वो ये बात कि जो 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा वो दुरुस्त करें। जो संभव नहीं है वो ये बात है कि सीमाओं को सुरक्षित रखें। जो संभव नहीं है वो ये बात है कि आप कम से कम नेपाल को तो संभाल लीजिए। 370 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके अपने नक्शे में दिखा रहा है, आप उसको नहीं जवाब दे पा रहे। तो इट्स अ कोलैप्स, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, कोलैप्स हो चुका है हमारे यहाँ सिस्टम्स का, जिसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा। धन्यवाद। मौसमी आज तक से, मौसमी पूछे जी। पवन जी, मैं पूछना चाहती हूँ, वापस में सवाल राहुल गांधी पे लाती हूँ, क्योंकि लगातार इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट दूसरी तरफ से भी हो रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अपने मॉरल स्टैंडिंग और राजधर्म की बात की, ऐसे सवाल है कि क्या राहुल गांधी की मॉरल स्टैंडिंग है चाइना पे सवाल करने की? स्टैंडिंग कमेटी अटेंड नहीं करते हैं, 2014 से लेकर 2019 तक एक भी सवाल क्वेश्चन आवर में नहीं पूछा उन्होंने। स्टैंडिंग कमिटीज नहीं अटेंड करते हैं, और उसके बाद वो अगर सवाल सरकार से सवाल पूछेंगे तो it is bad optics that he's not attended the standing committee. Why should the Congress get so flustered about it? Maushmi, first of all, let me be very clear. And why should you all get so defensive about it? That's the question. No. Let's be very clear. Do I sound flustered? No one is flustered. Nobody is defensive. We're just stating some facts. As a leader of the leading national opposition party, Rahul Gandhi has every right, and in fact it's also his duty, to voice the angst of every single Indian, whether it's on corona, whether it's on China, whether it's on our foreign policy, whether it's on our border security, whether it's on unemployment. Now to come out and say, instead of responding to his questions, he did not attend X number of meetings. Well, we also want to ask you, why didn't you even call a meeting of the Defense Committee in the last 3.5 months? Critical 3.5 months where our borders are being threatened. You don't deem it proper, which also shows how much importance you give to these committees as a government. If you had given these committees any importance, you would have called a meeting. And yes, during these times, if somebody was not attending the meeting, yes, you could have asked us. The fact of the matter is, when the entire country wants to ask you questions on how secure are our borders, on all the 7 points of incursions that have taken place from the Chinese side on our Ladakh border, when there are conflicting reports, and the reports are conflicting because of the Prime Minister himself, he comes and misleads the country. The External Affairs Minister comes and undoes the damage by exposing the Prime Minister's lies. China uses the Prime Minister's statement as a clean chit. All these issues would have been discussed in the Defense Committee if the Defense Committee meeting had taken place in a critical time like this. So instead of saying Rahul Gandhi उस वक्त नहीं आए थे, हम आपसे पूछ रहे हैं आपने इस वक्त ये मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? आप प्रश्नों के उत्तर तथ्यों पर दीजिए। मॉरल स्टैंडिंग तो विपक्ष के हर नेता की है, क्योंकि विपक्ष और मीडिया ये 2 स्तंभ होते हैं जो आवाज बनते हैं इस देश की, हर देश की। सरकारों से प्रश्न पूछा 2 लोगों के माध्यम से जाता है, मीडिया के माध्यम से और विपक्ष के माध्यम से। इस सरकार ने भरसक प्रयास किया कि न तो मीडिया की मॉरल स्टैंडिंग रहे और न ही विपक्ष की। इन प्रयासों में यह सरकार विफल रहेगी।
ये मैं आपको अच्छी तरह से दावे से बता सकता हूँ। सर मैं उसी पे पूछना चाहती हूँ, अभी तक इस पूरी पीसी में इस बात का जवाब नहीं दिया गया है कि राहुल गांधी को क्या डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण नहीं लगी कि उन्होंने नहीं अटेंड की? क्यों नहीं अटेंड की, अभी तक जवाब इसका नहीं मिला है कि राहुल गांधी इतने व्यस्त कहाँ थे कि उन्होंने मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं समझा। हम मान रहे हैं सरकार ने जो है गूफअप किया या सरकार को तमाम सवालों का जवाब देना है चाइना पे, ये सवाल पूछना मीडिया का दायित्व बनता है, पर राहुल गांधी ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक क्यों नहीं अटेंड की? ये महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री बैठक होती है, उसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। मौसमी जी, आप ये प्रश्न पूछे, हमें कोई आपत्ति नहीं, न टाइमिंग पर आपत्ति होगी, ना आपके प्रश्न पर आपत्ति होगी। आपका बिल्कुल आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है सबसे प्रश्न पूछना, वो सरकार में लोग हों या विपक्ष में लोग हों, आपकी बात नहीं कर रहा। सरकार की जो प्लान करने की जो टाइमिंग होती है, हेडलाइन मैनेजमेंट का जो तरीका होता है, मैं आ रहा हूं आपकी बात पर, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। उस पर प्रश्न बनेगा, बार बार बनेगा। हर बार जब इनसे कोई कठिन प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर इनके पास नहीं होता, तो फिर डिस्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। पिछले हफ्ते डिस्ट्रैक्शन राजीव गांधी फाउंडेशन थी, फिर जब इनकी अपनी पोल खुलनी शुरू हुई, आरएसएस की फंडिंग की, इनकी विवेकानंद फाउंडेशन की फंडिंग की, इंडिया फाउंडेशन की फंडिंग की, तो चुप हो गए, पीछे हट गए। तो इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती कि आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नई नई हेडलाइन रोज क्रिएट करिए, नए नए प्रश्न पूछने वालों पर हमला करिए। ये एक सीमा तक चलता है, अब नहीं चल सकता। वो सीमा इस सरकार ने बहुत पहले पार कर ली। रही बात राहुल गांधी की और डिफेंस कमेटी मीटिंग्स की, तो डिफेंस कमेटी में हमारी ही पार्टी के और भी सदस्य हैं। अगर वो वहां जा रहे हैं, बाद में सब ब्रीफ करेंगे ही आपस में हम लोग, कई बार होता है, आपकी भी बीट्स में ऐसा कई बार होता है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी वहां गए या नहीं गए, महत्वपूर्ण है राहुल गांधी द्वारा पूछे गए प्रश्न। महत्वपूर्ण ये बात है कि उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे। महत्वपूर्ण ये बात है कि उन प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर राहुल गांधी पर फिर से हमला करने की साजिश रचते हैं। महत्वपूर्ण ये तमाम बातें हैं। आप मुझसे ज्यादा समझती हैं सरकार किस तरह से चलाई जा रही है, मुझसे ज्यादा आप बेहतर समझती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे और कुछ कहना चाहिए। आप समझदार हैं कि कौन क्या प्रयास कर रहा है। यू मे ऑल्सो लाइक टू ऐड पवन जी की पिछली सरकार में जो डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को, खंडूरी साहब का भी उनको अनसेरेमनियसली रिमूव कर दिया गया था। इसी खंडूरी साहब को क्यों हटाया गया, हमने भी ये प्रश्न पूछे, बार बार पूछे, उसका भी उत्तर नहीं मिला। उन्होंने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे बड़े गंभीर प्रश्न उठाए थे। और जनरल खंडूरी साहब किसी भी पार्टी में रहे हों, उनका सम्मान पूरा देश करता। जनरल खंडूरी को किस तरह से इन्होंने बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने इनसे प्रश्न पूछे। तो फिर राहुल गांधी तो कांग्रेस में है, अपनी ही पार्टी के नेता को इन्होंने, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ दिए थे या आईना दिखा दिया था। तो ये सरकार आईना दिखाने वालों को के खिलाफ है, उनके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार ये उत्तर नहीं देगी। जितनी मेहनत ये राहुल गांधी पर लगाते हैं, उतनी मेहनत जरा सीमा सुरक्षा पर लगा दीजिए, अपनी कूटनीति पे लगा दीजिए, अपनी विदेश नीति में लगा दीजिए, अपनी सरकार चलने के तरीके में लगा दीजिए, तो शायद ज्यादा लाभ हो, देश को लाभ होगा। राहुल गांधी पर हमला बोलने से देश को लाभ नहीं हो रहा ना। राहुल गांधी तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे उत्तर दे दीजिए। राहुल गांधी ने तो आपको सही वक्त पर सचेत किया था कोरोना को लेकर, आपने तो उस वक्त भी उन्हीं पर हमला बोला था। क्या मिला देश को? नुकसान तो देश ही का हुआ ना। उस वक्त अगर आप राहुल गांधी पर तमाम, स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन, तमाम लोग उतर आए मैदान में, ये राहुल गांधी कोरोना कोरोना कर रहा है, कोरोना तो कुछ है ही नहीं। हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री इस देश का, मैं निजी तौर पर उनको जानता हूं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन दबाव है। इस तरह से हमला राहुल गांधी पर बोल रहे हैं, तो इसका नुकसान देश को हो रहा है। इस सरकार को अभी समझ लेना चाहिए कि बार बार राहुल गांधी पर हमला बोलना, इट्स बूमरैंगिंग ऑन देम, वी आर नॉट वरीड अबाउट देम, इट्स harmful for the country because Rahul Gandhi is asking questions that need to be asked, that every single Indian wants answers for. Rahul Gandhi was the one who forewarned you on corona much before you woke up to corona. You were busy celebrating Namaste Trump. You were busy doing some coup operation in Madhya Pradesh. You were busy installing your governments in Madhya Pradesh. That's when Rahul Gandhi asked you about corona. You made fun of Rahul Gandhi then. You ridiculed him. Now, point is,
There is a limit to ridiculing someone. There is a limit to headline management. There is a limit to attacking someone who is trying to ask you relevant questions. Now that limit has been crossed. The country realizes it. It's better for the government to realize it. It's better for Hiren Joshi to realize it. It's better for all these WhatsApp university puppeteers to realize it, that people need answers. An unemployed youth, he or she will not be happy with your headline management. He or she wants answers. He or she had a job under Dr. Manmohan Singh's government, had some spare surplus money to spend. No, we want answers. हमारा ये क्या, हम पाप कर रहे हैं आपसे सवाल पूछकर कि आप जवाब देने की जगह हम पर ही हमला बोलेंगे, तो उससे तो देश का नुकसान हो रहा है। इससे ज्यादा इस पर क्या कहें। धन्यवाद पवन जी। बिलाल अपना सवाल पूछे। बिलाल। सर मेरा तो 100 मोटो पर था, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। पवन जी, मेरा नाम बिलाल सब्जवारी है। सवाल बार बार ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी रक्षा समिति की बैठकों को क्यों अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष पिछले 3 महीने से एक सवाल कर रहा है कोरोना संकट से लेके राष्ट्रीय संप्रभुता चीन के मुद्दे पर, कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहा है ताकि विपक्ष को कॉन्फिडेंस लेके सच्चाई बताई जा सके। प्रधानमंत्री द्वारा विशेष सत्र ना बुलाए जाने के अभी तक की मांग के अमल पर पार्टी का इस वक्त क्या स्टैंड है? साथ ही साथ सरकार ये बात कहती है कि कूटनीति के तौर पे उन्होंने चाइना के बहुत सारे ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। तो कूटनीति पर पाबंदी लगाने की जब सरकार बात करती है तो क्या लगता है कि बेहतर ये होता कि चाइना की एम्बेसी चाणक्यपुरी में जहां स्थित है उस स्ट्रीट का नाम दलाई लामा स्ट्रीट कर देना चाहिए तो सरकार को? बिलाल जी, यहीं बैठकर मैंने भी पहले एक बार आपको बताया था, आपके संज्ञान में लाया था कि 1962 के दौरान विशेष सत्र की मांग अटल जी ने की और वो मांग तुरंत स्वीकार कर ली। 26 अक्टूबर को वो मांग की और 8 नवंबर को वो बैठक हुई, विशेष सत्र की बैठक नेहरू जी ने की। आप विशेष सत्र की बात करते हैं, यहां तो सिलेक्ट कमिटीज की मीटिंग नहीं होती। पिछले 3.5 महीने में क्या मीटिंग हुई है बताइए जरा। रक्षा मामलों की जो कमेटी है कम से कम उसी की बैठक हो जाती, क्योंकि वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है आज की तारीख। तो फला सन में राहुल गांधी नहीं आए से ज्यादा महत्वपूर्ण है आज जब इसकी आवश्यकता है, आप क्यों नहीं मीटिंग बुला रहे, विशेष सत्र नहीं बुला रहे, कमिटीज की मीटिंग नहीं बुला रहे। फिर आप कहते हैं हमारी कूटनीतिक विजय हो गई, हमने ऐप्स पे बैन कर दिया। अरे हमला तो मैप पर हो रहा है, ऐप पर बैन करके आपको क्या मिलेगा? और करना भी है, करिए आप। पूरा देश आपके साथ होगा जब आप एक मजबूत जवाब देंगे। अभी मैंने आपको धोलेरा का उदाहरण दिया, पहले भी पिछले 10 दिन पहले आईपीएल की बात की थी हमने कि उसका स्पॉन्सर्स कितने चाइनीज हैं। आप वहां हमला कीजिए ना जहां चोट पहुंचे। पेटीएम पर क्यों नहीं आप कर पा रहे, अलीबाबा पर कुछ नहीं कर पाते? तो जहां करना चाहिए, जहां चोट पहुंचेगी वहां करिए ना। तो यही तो हम बार बार इनसे कहते हैं कि आप जवाब दे नहीं रहे। हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आप हम पर हमला बोलते हैं। हम कहते हैं भाई चीन को जवाब दीजिए, आप हम पर हमला बोल रहे हैं। तो देश का नुकसान बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इस तरीके से, इस तरह की राजनीति से देश का नुकसान होता है। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और आप अभी भी स्कोर सेटलिंग कर रहे हैं आपस में। आपके लिए अभी भी दुश्मन विपक्ष है, आपके लिए दुश्मन मीडिया है, आपके लिए दुश्मन वो तमाम आवाजें हैं जो आपको प्रश्न पूछती हैं। तो ये हर चीज का एक वक्त होता है। उस तरह की राजनीति का वक्त चुनाव के आसपास होता है। चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो आप, हमारी भी अपेक्षा है आप हमें साथ लेकर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए। सब आपके साथ खड़े हैं। देश की सेना का मनोबल कितना ऊंचा हो जाएगा जब आप इस तरह के वक्तव्य नहीं देंगे जिस तरह के आपने दिए थे। पेटी स्कोर सेटलिंग से ऊपर उठना बहुत जरूरी हो गया है, ये प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए। धन्यवाद। साम्या फ्रॉम टाइम्स नाउ। सर वही सही सवाल मेरा ये है कि चीन की घुसपैठ पे जो खबरें आई हैं कि सीमा से कुछ पीछे हट गई है, अगर आप इसके प्रारंभिक स्थिति को देखें तो जब चीन घुसा था तो विदेश मंत्री का कुछ बयान था, रक्षा मंत्री का कुछ बयान था, प्रधानमंत्री का कुछ बयान था, तो तीनों के बयान में विवाद था। तो क्या इन खबरों को सही माना जा सकता है या ये प्लांट मैकेनिज्म के माध्यम से सरकार काम कर रही है? बिलाल जी, भले ही ये सोर्सेस की खबर हो, हमें अपनी सेना पर तो भरोसा है ना।
हमें ये बात का पूरा भरोसा है कि हमारी सेना के आगे PLA नहीं टिक पाएगी, पीछे हटेगी ही हटेगी। हाँ, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री का जो टिप्पणी आई थी, जिसका खंडन फिर विदेश मंत्री को करना पड़ा, जिसमें प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे दी चीन को कि नहीं, हमारी टेरिटरी में आए ही नहीं, आज बताया जा रहा है कि वो वापस जा रहे हैं। तो आपकी बात बहुत जायज है, प्रश्न बहुत जायज है। प्रधानमंत्री को स्वयं आकर आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि भी करनी चाहिए कि इतना अंदर आए थे और इतना आप पीछे जा चुके हैं। इस बिंदु पर, गलवान पर, लेक इलाके में, हॉट स्प्रिंग्स इलाके में, DBO रोड, सॉन्ग में, इस तमाम इलाकों में पूरा आकर बताएं देश को। आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, विश्वास में लीजिए, और ये भी बोलें कि पिछली बार जो मेरे से त्रुटि हो गई थी, गलती हो गई थी, मैंने ये बोला कि कोई नहीं आया था, ये उनको बोलना चाहिए। बड़प्पन इसमें दिखता है, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता गलती मानने में। गलती होती है तो बोल देना चाहिए, कोई भी कारण रहे हो। हम ये भी नहीं पूछना चाहेंगे आपने वो टिप्पणी क्यों की थी, चलिए हो गई बात, लेकिन बोल तो दीजिए कि गलत टिप्पणी थी, क्योंकि सेना का मनोबल, वहां सेना लड़ रही हो, आप यहाँ कह रहे हो कि नहीं साहब कोई आया ही नहीं, तो सेना किससे लड़ रही साहब? 20 जवान हमारे कहां शहीद हुए, किसका इलाका था वो? हमारा इलाका था। तो ये कह देना बहुत नुकसान हुआ, इससे इस देश की छवि को नुकसान हुआ। उस देश की छवि, देश के प्रधानमंत्री की छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। वो आप में से तो कोई नहीं है ऐसा, लेकिन जो मीडिया के पन्ना प्रमुख हैं, जो इनके खास चहेते लोग हैं, उनके लिए भी ये संदेश स्पष्ट जाना चाहिए कि देश की छवि और देश की सीमाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की छवि नहीं होती। प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, देश की सीमाएं मजबूत रहनी चाहिए, देश की छवि हमेशा बुलंद रहनी चाहिए। जी सामिया, प्लीज कम इन। Hello, sir. Sir, I wanted to ask you 2 questions. One is about how India globally now ranks at number 3, leaving behind Russia as well. Is a need for concern for all of us, just as we all are beginning to limp back to normalcy through this unlock too. India is definitely at an alarming stage. My second question to you will be, one of your party colleagues, spokesperson Shama Mohammed, in a regional channel debate or in a statement had said that, how the government of the day, the Prime Minister, has not named China, but they do not shirk away from naming Pakistan, maybe because it's a Muslim nation. That has definitely drawn the ire of several in the political circuit, sir. How does the Congress party react to it? Samya, first of all, on COVID-19, Rahul Gandhi forewarned this government when this government was totally caught napping. They were busy organizing Namaste Trump. They were busy installing their government in Madhya Pradesh. They were busy doing what they do best, which is event management, which is buying and selling of MLAs. Rahul Gandhi, in his repeated interventions in the last 3 months, kept trying to give constructive suggestions to the government on how a lockdown should be. He kept saying that lockdown alone is not the answer. Of course, this government, again, instead of heeding good advice, they try and ridicule the person, they try and attack the person who gives them good advice or who tries to ask them questions. Now, all those people who questioned the government's strategy on depending solely on lockdowns stand vindicated, unfortunately. Your tests, your lockdown strategies, your unlockdown strategies, everything has come under a huge question mark because you did not have a strategy in place. When the Prime Minister of the country comes and says, 21 din chahiye, 21 days, and we'll be able to defeat Corona, people tend to take him seriously. When the Prime Minister of India comes and announces a lockdown, gives just 4 hours to the country still tries its best to obey. You had horrifying visuals of our daily wagers walking on the roads. Some of them died in the process. Shows that not only was the lockdown unplanned, the unlockdown is also unplanned. The fact that you could not put your testing strategy in place also shows that your
You had no plan in place as far as corona is concerned. You have conflicting voices coming from the government on your strategy to fight corona. You recently saw the controversy of the vaccine. So these are serious questions, and we would advise the Prime Minister to change his style a little for the sake of the country. Not everything should be about him, about the spotlight being on him. When he has to say 21 days, he'll come on the TV and say 21 दिन चाहिए. जब 70 दिन 80 दिन हो जाते हैं तब गायब. ऐसे नहीं चलता. You have to take responsibility and ensure that you delegate. It's a team which works. We are, as opposition party, also absolutely fine with being a part of that team, because it's at the end of the day we are doing it for the country. He and we are rivals as far as elections are concerned. As far as our ideology is concerned, we'll continue to be rivals. But when it comes to important national issues, he should treat us as teammates. We are there for him. We are standing with him. We are standing with the country. The country is standing with him, provided he is seen as having a plan in place. Number two, now I haven't heard what Shama said, my colleague said, because this was in regional channel. Let me find out what she said and what was the context of what she said, and we'll come back to you on that. Thank you. Rakesh ji, last question, please. जी खेड़ा जी, मेरा सवाल ये है कि देश की राष्ट्रीय सीमाओं की सरहदों की सुरक्षा करने की पहली जिम्मेदारी रक्षा मंत्री की होती है, और श्री राजनाथ सिंह ने 2 जून को एक वक्तव्य दिया कि वो अच्छी खासी संख्या में माने चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में आ गए। उसके बाद वो चुप हो गए। पूरे मामले में भारत चीन के इशू पर रक्षा मंत्री एकदम से चुप्पी साधे हुए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है और ये क्या कारण है? ऐसा चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रक्षा मंत्री और देश की सीमाओं में कोई आक्रमणकारी घुस आए और रक्षा मंत्री बिल्कुल चुप हो, जबकि उन्हीं की पहली जिम्मेदारी। राकेश जी, मैं आपको मिस भी कर रहा था कि आज आपने प्रश्न नहीं पूछा। बहुत ही जायज सा प्रश्न है। नहीं, बहुत सही बात आपने उठाई कि जिसके विभाग के तहत ये बात आती है वो चुप है। आज भी अभी इसी प्रेस वार्ता में मालूम पड़ा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री चाइना से। यही आश्चर्यजनक है। तो जो सरकारें होती हैं, मुझसे बेहतर आप समझते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकारें सिस्टम्स पे चलती हैं, संगठन भी सिस्टम्स पे चलते हैं। एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम बड़ा सोच समझ कर वहां रखा गया, उस सिस्टम में सुधार किए जाते हैं। लेकिन सिस्टम को दरकिनार कर दिया जाए तो रक्षा मंत्री को आप आज से नहीं, पिछले 6 साल से यही हो रहा है। रक्षा मामलों में प्रश्न पूछे जाएं तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी आ जाते थे जवाब देने। वित्त मंत्रालय पर प्रश्न पूछे जाएं तो गृह मंत्री जवाब। इस तरह से सरकारें नहीं चलती और दिख रहा है नहीं चल रही। कहीं चलती हुई सरकार नहीं दिखती है, तभी अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है। कोरोना तो अब हुआ, अर्थव्यवस्था तो उससे पहले से ग्रसित है। यही बात सीमा सुरक्षा, आपने रक्षा मंत्रालय की बात की, विदेश मंत्रालय पर आ जाइए। बिना एजेंडा की यात्रा करने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री, न उसमें विदेश मंत्री साथ जाती थी, सुषमा जी तब विदेश मंत्री थी, उनको आप नहीं साथ ले जाते थे। आप वहां भी जाते हो, विदेशों में भी अलग अलग देशों में जब आप जाते हो, वहां आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट करते हो, वहां आप डायस्पोरा इवेंट्स करते हो, वहां आप तालियां बटोरना चाहते हो। वहां एक सीमा तक ये सही है, जायज है, आप राजनेता है, करिए। लेकिन पूरी विदेश नीति अगर इवेंट मैनेजमेंट का शिकार हो जाए तो फिर वही होगा जो अब हो रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट। फिर आपको एक मुसीबत आएगी तो आप नई हेडलाइन क्रिएट करेंगे उस मुसीबत से जूझने की बजाय। और जब मुसीबत एकदम आंखों के सामने आ जाएगी तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको रक्षा मंत्री को इस्तेमाल करना है, एनएसए को इस्तेमाल करना है, विदेश मंत्री को इस्तेमाल करना है, या राम माधव को इस्तेमाल करना है, या किसी फाउंडेशन को इस्तेमाल करना है, या किसी उद्योगपति को इस्तेमाल करना है। आप अचानक पाकिस्तान चले गए, आपकी विदेश मंत्री को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। इस तरह से थोड़ी ही सरकारें चलती हैं।
6 साल आपने जैसा जो किया वो किया। हम आपको सिर्फ ये सलाह देते हैं कि इस देश के वास्ते आप सिस्टम पे चलना सीखिए। ये देश सिस्टम पे चलेगा। आप सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, करिए, चलिए सिस्टम पर। या तो रक्षा मंत्री रखिए मत, अगर आपको रक्षा का भी काम किसी और से करवाना है, विदेश मंत्री का भी काम आपको किसी और से करवाना है, ट्रैक 2 से करवाना है, किसी फाउंडेशन से करवाना है, तो करवाइए फाउंडेशन से। बोल दीजिए कि भाई मैं अमेंडमेंट ला रहा हूं, मैं कोई, मेरा कैबिनेट में कोई नहीं होगा, कुछ काम उद्योगपति करेंगे, कुछ काम फाउंडेशन करेंगी, जो बचा है काम दोवल साहब कर लेंगे। ऐसे नहीं चलती ना साहब सरकार। थैंक यू। Thank you, Pawan ji. Thank We you. have come to the end of the question. Thank you. Thank you. Thank you, Pawan ji. Thank you Thank you everyone for joining. Thank you all. Thank you, Pawan ji. Thank you. Thank you.